उसमें मैंने आपके पास पहला पॉइंट डिस्कस किया कि कुछ खर्चे ऐसे होंगे, कॉमन खर्चे, जो कि डिपार्टमेंट के फ्लोर एरिया के बेसिस पर बांटे जाएंगे। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस फॉर द बिल्डिंग, हीटिंग एक्सपेंसेस, एयर कंडीशनिंग एक्सपेंसेस, फायर प्रिकॉशन सर्विस एक्सपेंसेस, इन सभी खर्चों को किसके रेशो में बांटा जाएगा? फ्लोर एरिया के रेशो में बांटा जाएगा। लिख सेकेंड, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक के रेशो में। देखिए, इंश्योरेंस हमेशा किसके रेशो में बढ़ता है? वैल्यू के रेशो में। आपने अगर अपने टोटल गुड्स का स्टॉक प्रीमियम पे किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो आपके पास जिस जिस डिपार्टमेंट में जितनी जितनी वैल्यू का स्टॉक होगा, उस अकॉर्डिंग आपका इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर लिखें थर्ड, इंश्योरेंस ऑफ असेट, वैल्यू ऑफ असेट के रेशो में। डेप्रिसिएशन ऑफ असेट, ये भी वैल्यू ऑफ असेट के रेशो में। स्टोर ओवरहेड्स, वैल्यू ऑफ मटेरियल, जो भी स्टोर ओवरहेड्स हैं, स्टोर ओवरहेड मतलब जो आपके पास रॉ मटेरियल को स्टोरेज करने की स्पेस होती है, वहां पर जितने भी खर्चे होते हैं, वो सब वैल्यू ऑफ मटेरियल के रेशो में बांटे जाएंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल, अगर आपको इनडायरेक्ट मटेरियल की कोई कॉस्ट दे रखी है, तो उसे डायरेक्ट मटेरियल के रेशो में बांट दोगे। जितना जितना डायरेक्ट मटेरियल जिस जिस डिपार्टमेंट में यूज हो रहा है, इनडायरेक्ट मटेरियल को उसके रेशो में बांट दिया जाएगा। अगर कोई इनडायरेक्ट वेजेस दी हुई है, तो उसे डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बांट दो।
सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना। लाइटिंग चार्जेस, ओके। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, और अगर किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ लाइट पॉइंट नहीं है तो फिर फ्लोर एरिया। पहले आपको देखना पड़ेगा कि लाइटिंग चार्जेस के लिए हर डिपार्टमेंट में कितने कितने लाइट पॉइंट्स अलॉटेड हैं, तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के रेशियो में बांट दोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको लाइट पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन यही दी हुई है तो हम ये मानेंगे कि फ्लोर एरिया के बेसिस पर हम लाइटिंग चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट, पावर एक्सपेंसेस, पावर का खर्चा। एचपी, मशीनों को चलाने की जो हॉर्स पावर होती है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा उस मशीन ने जितने आवर्स काम किया है, तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी, इसके रेशो में बांटूंगा। मान लो मेरे पास 3 डिपार्टमेंट में 3 मशीनें लगी हुई है, हर मशीन की हॉर्स पावर कितनी है और मल्टीप्लाई बाय उस मशीन ने कितने आवर्स काम किया, इसकी वैल्यू निकाल लूंगा और इसके रेशो में पावर के खर्चों को बांट दूंगा। सर हॉर्स पावर का मतलब क्या होता है? हॉर्स पावर होती है मशीनों को चलाने की जो पावर होती है। यूनिट मतलब? यूनिट नहीं होती उसकी पावर, जैसे आपको पता है गाड़ियों में कितने सीसी के इंजन लगे होते हैं, हाँ जैसे हाँ। अलग उसी तरह से हर मशीन को चलाने की एक हॉर्स पावर होती है कि उतनी कि पावर वो चाहिए चीजें तभी वो चाहिए चलेगी। चाहिए। हाँ, अच्छा। तभी वो मशीन रन होगी। ओके अब सर। ये एचपी इंटू वर्किंग आवर्स अवेलेबल नहीं है तो केवल एचपी में भी बांट सकता हूँ। हो सकता है कि ये ना हो तो मैं किलोवाट आवर्स मुझे दे रखे हो, तो किलोवाट आवर्स के रेशो में भी हम क्या कर सकते हैं, पावर के एक्सपेंसेस को बांट सकते हैं। सबसे पहले एचपी इंटू वर्किंग आवर्स, वो नहीं है तो एचपी, वो नहीं है तो किलोवाट आवर्स, कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा ताकि आप अपने एक्सपेंसेस को बांट सकोगे। नेक्स्ट, सर ये कितने हैं? लिखे जाओ। क्या मुझे भी ऐसे ध्यान नहीं है कितने। कैंटीन एक्सपेंसेस जितने भी याद हैं उतने मैं आपको लिखवा दूंगा, और बाकी अगर कोई आएंगे तो अपन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, क्योंकि खर्चे तो कुछ भी हो सकते हैं, बट ये मेन खर्चे होते हैं। कैंटीन एक्सपेंसेस किस रेशो में बटने चाहिए, सर जितने वर्कर। नंबर ऑफ वर्कर्स, हर डिपार्टमेंट में जो नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे हम उसके रेशो में क्या करेंगे, कैंटीन एक्सपेंसेस को बांट देंगे। इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय, अगर आपने एम्प्लॉय का कोई ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो बताओ किस रेशो में बटना चाहिए। सर वही नंबर ऑफ वर्कर्स। नहीं, डायरेक्ट वेजेस। इंश्योरेंस हमेशा वैल्यू पर बेस्ड होता है और एक एम्प्लॉय की वैल्यू उसकी वेजेस के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है कि कौन सा एम्प्लॉय ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा एम्प्लॉय लेस इंपॉर्टेंट है। तो अगर इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा हूं तो उसका जो बेसिस बनेगा
वो उसकी वेजेस या सैलरी बनेगा। नेक्स्ट, सुपरवाइजर सैलरी। आपने एक सुपरवाइजर अपॉइंट किया हुआ है, तो अब बात आती है कि सुपरवाइजर की सैलरी को कैसे बांटोगे। टाइम स्पेंट इन ईच डिपार्टमेंट, या तो हर डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर ने जो समय दिया है सुपरविजन करते समय, उसके अकॉर्डिंग अगर वो नहीं है तो नंबर ऑफ वर्कर्स, क्योंकि उसने सुपरवाइजर किसका किया होगा, वर्कर्स को सुपरविजन में किया होगा। पहले तो ले लेंगे जो भी टाइम उसने स्पेंड किया है हर डिपार्टमेंट में उसके रेशो में। बट अगर टाइम स्पेंट मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो फिर मैं उस केस में क्या कर लूंगा, नंबर ऑफ वर्कर्स के आधार पर उसको ले लूंगा। नेक्स्ट, एम्प्लॉइज वेलफेयर एक्सपेंसेस। एम्प्लॉइज वेलफेयर एक्सपेंसेस किस रेशो में बटेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। सर इसमें भी फिर उनकी सैलरी के हिसाब से होना चाहिए था। वेलफेयर का खर्चा सैलरी के हिसाब से क्यों होगा भाई? और इंश्योरेंस का लेना तो फिर ये भी लेना चाहिए है, तो एक तरह से ठीक है, मुझे वेलफेयर। बात बताओ, आप एक चीज बताओ, इंश्योरेंस गुड्स की वैल्यू के आधार, किसी भी चीज का इंश्योरेंस वैल्यू के आधार पर होता है, क्वांटिटी के आधार पर होता है? तो वैल्यू के पे होता है। किसी भी एम्प्लॉय की वैल्यू क्या होती है, उसकी क्वांटिटी या उसकी सैलरी? सैलरी। तो इसीलिए हमेशा इंश्योरेंस जो बटेगा वो वेजेस के रेशो में बटेगा। अगर मान लो आप अपनी कंपनी के सीईओ का इंश्योरेंस करवा रहे हो और एक पियोन का इंश्योरेंस करवा रहे हो, तो क्या दोनों का इंश्योरेंस प्रीमियम इक्वल होगा क्या? नहीं। क्या वो दोनों ही आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट हैं? नहीं सर। तो उनकी वेजेस के ही आधार पर इंश्योरेंस लिया जा सकता है। बट एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए खर्चा कर रहे हो तो वेलफेयर का खर्चा उसकी वेजेस के अकॉर्डिंग नहीं होता है। ऐसा थोड़ी है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है और वो सीईओ है तो उसके लिए वेलफेयर के लिए ज्यादा खर्चा करोगे। वेलफेयर एक्सपेंस होता है जब आप एम्प्लॉइज को कोई फैसिलिटीज कैसे देते हो, यानी एक वेलफेयर की स्कीम बना रखी है उसके तहत आप, तो उसके लिए वेजेस से कोई रिलेशन नहीं है। आपके डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉय होंगे उन सभी को आप वेलफेयर स्कीम में शामिल करते हो, तो इसलिए वो नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पर बटेगा। नंबर 14, मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस। सर एक बार 8 पॉइंट से दिखा। वैल्यू ऑफ मटेरियल हैंडल्ड, अगर वैल्यू ऑफ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। सर हाँ जी। सर जैसे अगर कोई एम्प्लॉय कीमैन है ना, हाँ तो उसका वेलफेयर एक्सपेंस भी ऐसे नंबर ऑफ वर्कर से ही होगा? हाँ जी,
वेलफेयर अलग चीज है, इंश्योरेंस करवाना अलग चीज है। वेलफेयर की स्कीम सभी एम्प्लॉइज के लिए बराबर होती है जो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अच्छा, सर ये अपन ने 9th वाले में हॉर्स पावर इंटू हॉर्स पावर क्यों कर रहे हैं? हॉर्स पावर इंटू हॉर्स पावर कहाँ दिख गया आपको? ये एचपी इंटू वर्किंग आवर्स फिर स्लैश एचपी है ना? यानी अगर ये अवेलेबल नहीं है तो केवल एचपी के रेशियो में ये। अब स्लैश का मतलब क्या होता है? और इसका मतलब होता है या तो ये काम में लोगे या ये काम में लोगे या ये काम में लोगे। नहीं सर, ये दोनों एचपी सेम ही हैं क्या? अरे भाई एक मिनट सुनो, अगर एचपी और वर्किंग आवर्स दोनों दिए हुए हैं तो एचपी और वर्किंग आवर्स को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसके रेशो में बांटोगे। अगर आवर्स नहीं दे रखे हैं तो केवल एचपी बचेगा तो एचपी के रेशो में बांटोगे। अच्छा और हाँ। अगर ये एचपी नाम की कोई चीज ही नहीं है तो किलोवाट आवर्स दे रखे किलोवाट। हैं, उसके रेशो में बांटोगे। आइए नेक्स्ट 15। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ असेट। अगर आपने किसी भी असेट पर कोई भी रिपेयर और मेंटेनेंस करवाई है तो आप उसे वैल्यू ऑफ असेट के रेशियो में बांट दोगे। नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंसेस या सन्ड्रीज एक्सपेंसेस। अगर आपको कोई जनरल एक्सपेंसेस या सन्ड्रीज एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, कई बार क्या होगा कि क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा सिंपली कि बस ये आपके जनरल एक्सपेंसेस हैं या ये आपके जनरल ओवरहेड्स हैं। तो इनके लिए लेबर आवर्स, अगर लेबर आवर्स अवेलेबल नहीं है तो वेजेस का रेशो ले लो। अगर वेजेस भी अवेलेबल नहीं है, सर हाँ जी, सर जैसे अगर अपन को मान लो ये मटेरियल वाले में दोनों चीजों की इंफॉर्मेशन गिवन है, वैल्यू भी वॉल्यूम भी। आपको मैंने क्या लिख रहा हूं मैं, पहला प्रायोरिटी और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी ऑलवेज। स्लैश लगा के मैं जो भी लिख रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं वो समझो। अगर ये अवेलेबल है तो पहले ये अवेलेबल नहीं है तो सेकंड वाला। स्लैश का मतलब ही यही है, मैं जो सबसे पहले लिख रहा हूं अगर वो मिल गया तो वही लोगे, वो नहीं है तो अगले पर जाओगे। हालांकि कभी भी मैंने तो आज तक किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं देखा इतने सालों में कि वो वैल्यू और वॉल्यूम दोनों दे देगा। वो ऑटोमेटिकली एक खर्चे का आपको एक ही बेसिस देगा। ऐसा कभी नहीं होता किसी क्वेश्चन में कि आपके पास स्पेसिफिक खर्चों में। अब जैसे जनरल एक्सपेंसेस हैं इनमें सब होगा, आर्स भी होंगे वेजेस भी होगी, तो जहां पर अगर एक से ज्यादा मिल जाए तो आपको ऑर्डर फॉलो करना है। आर्स दे रखे हैं सीधे उस रेशो में बांट दो बाकी भूल जाओ। आर्स नहीं है वेजेस दिख गई तो वेजेस के रेशो में बांट दो बाकी भूल जाओ। ये भी नहीं है, मशीन आर्स दिख जाए मशीन आर्स के रेशो में बांट दो। अब मान लो मशीन आर्स भी नहीं मिले तो मटेरियल के रेशो में बांट दो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ये आपके जनरल ओवरहेड आ गए। डायरेक्ट मटेरियल
related to service department ध्यान रखना, केवल डायरेक्ट मटेरियल सर्विस का ले रहा हूं, प्रोडक्शन का नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन में जो मटेरियल लगता है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट होता है, ओवरहेड नहीं होता। हमारा ये चैप्टर केवल ओवरहेड को लेकर है, लेकिन जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट हैं वहां जो मटेरियल यूज होता है वो बेसिकली मटेरियल होता है जो सर्विसिंग में यूज हो रहा है, जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो मटेरियल किसका पार्ट होता है, ओवरहेड का। सर इसका एग्जांपल देना एक बार। जैसे सर्विस करते समय जो मटेरियल यूज होता है, जैसे आपका सैमसंग का फोन खराब हो गया, अब उसका आप क्या करोगे, सर्विसिंग करवाने जाओगे, तो सर्विसिंग में मान लो कोई एक की चेंज हो गई, कोई एक चिप चेंज हो गई, तो वो भी तो उसके मटेरियल ही हैं सारे, हाँ। बट दीज मटेरियल आर कॉल्ड सर्विसिंग मटेरियल। डायरेक्टली allocated to particular service department। जिस सर्विस डिपार्टमेंट में जो मटेरियल यूज हुआ है वो डायरेक्टली एलोकेट हो जाएगा, अपोर्शनमेंट नहीं होगा उसका, क्योंकि एक पर्टिकुलर सर्विस डिपार्टमेंट का मटेरियल हमेशा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से अलग होगा। नेक्स्ट, डायरेक्ट वेजेस related to सर्विस डिपार्टमेंट। अगर सर्विस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई डायरेक्ट वेजेस है, directly allocated to particular service डिपार्टमेंट। ये लीजिए, ये मैंने आपको कुछ कॉमन एक्सपेंसेस बता दिए, जो कॉमन एक्सपेंसेस का एक मोस्ट लॉजिकल वे है कि भैया अगर ये खर्चा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप उसको इसी रेशो के आधार पर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कोई भी खर्चा अगर हमें दे रखा है तो हम उस खर्चे को इन बेसिस पर ले लेंगे। 18 दिखाना। ध्यान रखना, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राइमरी अपोर्शनमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको हाईलाइट रखना, क्योंकि जब तक प्राइमरी नहीं हो जाएगा, प्राइमरी के बाद ही सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी करना है तो पहले प्राइमरी तो होगा ही होगा। और 18 दिखा दो। हो गया 18, अभी तक नहीं लिखा गया। स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी अपोर्शनमेंट
ऑफ ओवरहेड्स। अब हम एक स्टेटमेंट बनाना रहेगा, एक चार्ट बनाएंगे। किस तरह से देखिएगा, सबसे पहले ले लेंगे ओवरहेड कौन सा इनकर्ड किया है, उसका नाम आ जाएगा। देन उसका अमाउंट आ गया। उसे किस बेसिस पर बांटना है वो रेशियो लिखना पड़ेगा यहाँ पर, जिसको हम बोलेंगे बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट। और उसके बाद जितने डिपार्टमेंट हैं, मान लीजिए आपके पास 3 तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं और 2 सर्विस डिपार्टमेंट हैं, तो हर डिपार्टमेंट का एक कॉलम बन जाएगा। ये लीजिए, ये आपका एक पूरा स्टेटमेंट तैयार होगा प्राइमरी अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स का। यहाँ ओवरहेड के नाम लिखते जाओगे, उनका जो टोटल खर्चा गिवन है वो लिखते जाओगे, जो रेशो हमने ऊपर लिए वो रेशो यहाँ काम में लोगे तो उसका बेसिस यहाँ लिखते जाओगे, और फिर इस रेशो में बांटते हुए हर डिवीजन के खर्चे को, हर डिपार्टमेंट के खर्चे को आप अलग अलग लिख दोगे। ये लीजिए, इस तरह का एक चार्ट आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। आइटम ऑफ ओवरहेड्स, देन अमाउंट, देन बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट P1, P2, P3 और S1 और S2। चलिएगा एक क्वेश्चन अपन करते हैं। आप अपना स्टडी मटेरियल निकालेंगे और स्टडी मटेरियल में चलिएगा, सर पेज नंबर। पेज नंबर है 151। सीएमए स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 1। निकाल लिया? हाँ सर। देखो इसने क्या बोला है, अ फैक्ट्री हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स P1, P2 और P3 एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स S1 और S2। द फॉलोइंग ओवरहेड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 16। अब आपको कुछ कॉमन खर्चे दिए हुए हैं, नीचे कुछ बेसिस दिए हुए हैं, जैसे एरिया इन स्क्वायर फीट, नंबर ऑफ वर्कर्स, वेजेस, वैल्यू ऑफ प्लांट, स्टॉक की वैल्यू और एचपी ऑफ द प्लांट। आपसे पूछा है एलोकेट और अपोर्शन द ओवरहेड
amongst the various department on a suitable basis। आपको इन सभी खर्चों को सुटेबल बेसिस पर इन डिपार्टमेंट्स में बांटना है। तो चलिए फॉर्मेट बनाओ। जो नीचे गिवन है ये दूसरी टेबल का की है। कौन सी दूसरी टेबल? बेसिस दे रखे ना कि हर उसका एरिया कितना है, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने कितने, वरना रेशो कैसे निकालोगे? रेशो में बांटोगे ना, तो रेशो के लिए रेशोस भी तो चाहिए। हाँ सर। स्टेटमेंट शोइंग apportionment of overheads। पहला है आइटम ऑफ ओवरहेड, फिर आप उसका अमाउंट ले लोगे, बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट ले लोगे, P1, P2, P3। सर्विस में आ गए S1 और S2। ये लीजिए, चलिएगा। सबसे पहला खर्चा आपको दे रखा है रेंट का। रेंट का टोटल अमाउंट दे रखा है 6000। बताओ रेंट के लिए हम कौन सा काम में लेते हैं? एरिया। ये लीजिए एरिया। अब एरिया का टोटल करो पहले। 400 प्लस 300 प्लस 270 प्लस 150 प्लस 80, यानी टोटल एरिया है 1200 स्क्वायर फीट। तो 6000 डिवाइडेड बाय 1200, मैंने पर स्क्वायर फीट का खर्चा निकाल लिया। बस रेशो में बांट रहा हूं, जैसे आप बचपन में भी रेशो में बांटते थे। अब मेरा 5 रुपए पर स्क्वायर फीट का खर्चा आ गया। 6000 का टोटल खर्चा किया 1200 स्क्वायर फीट के लिए, तो 5 रुपए। अब इंटू 400 स्क्वायर फीट है, तो इसका खर्चा कितना हो गया? 2000। 300 है, खर्चा आ गया 1500। 270 है, तो खर्चा आ गया 1350। फिर 150 है, तो खर्चा आ गया 750। और 80 है, तो खर्चा आ गया 400। बोलिए, समझ में आ गया? आप चाहे रेशो वैसे निकाल लो, मैंने भी वही किया। 6000 को टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर फीट से डिवाइड कर दिया एंड देन मल्टीप्लाई बाय 400, 300, 270, 150 या 80। आप चाहो तो इसका ये रेशो भी हो गया एक तरह से। वो लोग क्लियर है रेंट को बांटना? हाँ सर। आइए, सर। इसके बाद है रिपेयर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रिपेयर का टोटल खर्चा दे रखा है 3600। आइए, अब रिपेयर किसकी हुई होगी? असेट की। असेट की। तो असेट की वैल्यू के रेशो में बांटेंगे। तो आपको हाँ। दे रखा है वैल्यू ऑफ प्लांट।
तो देखो वैल्यू ऑफ प्लांट कितनी दे रखी है टोटल मिलाकर आपको 72,000 प्लस 54,000 1,80,000 प्लस 48,000 प्लस 6,000 180 lakh। खर्चा हुआ है 3600 डिवाइडेड बाय 180। अब मल्टीप्लाई करते जाओ इंटू 72 करोगे 1440 का खर्चा आ गया। 1080 का खर्चा आ गया। 960 का खर्चा आ गया डैश। चलिए रिपेयर के बाद नेक्स्ट खर्चा कौन सा है? डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन का टोटल खर्चा है, डेप्रीसिएशन का रेशो भी क्या रहेगा आपका? वैल्यू ऑफ असेट। तो टोटल 180 अपन निकाल ही चुके थे उसका, तो 2700 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 72,000 1080 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 54,000 करोगे तो 810 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 48,000 करोगे तो 720 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 6,000 करोगे तो 90 आ गया। ये लीजिए ये खर्चा बट गया। डेप्रीसिएशन के बाद है लाइटिंग। लाइटिंग का टोटल खर्चा दे रखा है 600। देखो क्या लाइट पॉइंट्स दे रखे हैं क्या? नो सर। तो लाइट पॉइंट्स नहीं है तो एरिया के बेसिस पर बांट दो। एरिया का टोटल कितना निकाला था हमने? 400 प्लस 300 प्लस 270 1200। 1200। तो 600 डिवाइडेड बाय 1200 को रेट आ गई, देन मल्टीप्लाई बाय 400, तो यहां आ गया 200 का खर्चा, यहां आ गया 150 का खर्चा, यहां आ गया 135 का खर्चा, यहां आ गया 75 का खर्चा, यहां आ गया 40 का खर्चा। लाइटिंग के बाद हमारे पास है सुपरविजन। सुपरविजन का खर्चा आपको दे रखा है 9,000। आइए सुपरविजन को किसके रेशो में बांट देंगे? नंबर ऑफ वर्कर्स। तो वर्कर्स का टोटल कर लो 54 प्लस 48 प्लस 36 प्लस 24 प्लस 18, टोटल 180 वर्कर हैं। पर सैलरी में नहीं बांटेंगे? सैलरी में क्यों बांटोगे भाई? सुपरविजन को देखो ऊपर क्या लिखवाया है, कहाँ लिखवा दिया मैंने सैलरी? 9,000 डिवाइडेड बाय 180 तो 50 इंटू 54, 54 से मल्टीप्लाई किया 2700 आ गया, 48 से मल्टीप्लाई करोगे 2400 आ गया, 36 से करोगे 1800 आ गया, 24 से करोगे 1200 आ गया, और उसके बाद 18 से करोगे तो 900 आ गया। कुछ नहीं है, बस रेशियो में बांटना है, बस यही है पहला टाइप का क्वेश्चन आपका। फायर इंश्योरेंस। ऑफ स्टॉक खर्चा कितना है?
3000 3000। अगर स्टॉक का इंश्योरेंस करा रहे हो तो रेशो क्या रहेगा? एरिया वैल्यू ऑफ स्टॉक एरिया कहाँ से बोल रहे हो? वैल्यू ऑफ स्टॉक। इंश्योरेंस कभी भी एरिया पे नहीं हो सकता, इंश्योरेंस हमेशा वैल्यू पर होता है। आइएगा वैल्यू ऑफ स्टॉक का टोटल करो, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी दे रखी है आपको? 45,000 प्लस 27 प्लस 18, टोटल आ गया 90,000। तो 3,000 डिवाइड बाय 90, देन मल्टीप्लाई बाय 45,000, तो 1,500 का खर्चा तो ये हो गया। 27 से मल्टीप्लाई करोगे 900 का खर्चा ये हो गया, 600 का खर्चा यहाँ आ जाएगा, यहाँ डैश हो गया। फायर इंश्योरेंस के बाद आपको दे रखा है ईएसआई कंट्रीब्यूशन। तो वेजेस पे जाएगा ना सर? बिल्कुल, कितना दे रखा है? अभी देखो एक नया खर्चा मिल गया तो आपको रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। आप जानते हो प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, इनके जो भी कंट्रीब्यूशन होते हैं वो एम्प्लॉय की वेजेस के अकॉर्डिंग होते हैं, क्योंकि वेजेस का एक परसेंटेज होते हैं वो, तो इसको वेजेस के रेशियो में बांटना है। तो वेजेस का टोटल देखो कितना है? 18, 15, 12, 9 और 6, 60,000। सर इसमें वेजेस क्यों लिया? ईएसआई का कंट्रीब्यूशन वेजेस पे जाता है। सैलरी हेड में पढ़ चुके होगे ना, प्रोविडेंट फंड ईएसआई सैलरी के हिसाब से ही होता है। सर ये जो वेलफेयर में आता है, ये वेलफेयर में कौन सी चीजें आती हैं? क्या बोल रहे हो? सर वेलफेयर में कौन सी चीजें आती हैं, एग्जांपल बताना। एम्प्लॉइज वेलफेयर का कोई एग्जांपल नहीं है। एम्प्लॉइज वेलफेयर का मतलब है आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे मान लो आपने ये सोचा कि बच्चों, आपने एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए क्या किया, बच्चों की एजुकेशन पर खर्चा करवा दिया, उनके लिए आपने कोई कल्चरल इवनिंग रखवा दी। वेलफेयर का मतलब है उनके लिए आपने कोई भी आपने वर्क करवाया है, वो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं। ये सिक्योरिटी टाइप में हो गया एम्प्लॉय की। ये तो क्या चीज सिक्योरिटी टाइप में हो गया? तो जैसे ये तो इंश्योरेंस हो गया, प्रोविडेंट फंड और ये सब तो उनकी सिक्योरिटी के लिए हो गया ना फ्यूचर में। हाँ, उनके फ्यूचर के बेनिफिट्स हैं, ग्रेचुइटीज और आपका। हाँ, हाँ, तो ये तो सब वेजेस ये के सब वेजेस। होते हैं ना, तो वेजेस के रेशो में बांटोगे। 900 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू वेजेस कितनी है? 18,000, तो ये आ गया 270। देन ये आ गया 225, 180, 135 और 90। उसके बाद दे रखा है पावर। पावर का टोटल खर्चा दे रखा है 5400। केवल एचपी ऑफ प्लांट दिया हुआ है, वर्किंग आवर्स गिवन है क्या? देखो नहीं सर। बस एचपी के रेशो में बांट दो। 600 प्लस 500, सॉरी 600 प्लस 400 प्लस 300, 1500। तो यानी 5400 डिवाइड बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 600, ये आ गया 2160। फिर आ गया 1440, 1080, ये लीजिए। अब टोटल लगा दीजिए, ये आंसर आ गया। सर अपोर्शनमेंट के थ्रू हर डिपार्टमेंट के खर्चे आ गए। बोलो जोड़ लो इनका टोटल कितना आया, कि हर डिपार्टमेंट के जो टोटल खर्चे हैं वो क्या क्या आ गए। सर सर है ना, जैसे अभी आप कैलकुलेटर पे मतलब अपन ने डिवाइड करके निकाल दिया कि 5400 डिवाइड बाय 1500 है ना। हाँ उसके बाद में जैसे आपने मल्टीप्लाई करा 600 से, तो हाँ, अपना आया 2160। फिर आपने वापस मल्टी डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करा या डायरेक्ट? कैलकुलेटर पे डायरेक्ट होता है ये। आपके पास एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा, तो बस आपको केवल बार बार मल्टीप्लाई करना है उस कॉमन फैक्टर से। तो कैलकुलेटर की इंटरनल मेमोरी में चला जाता है भाई। जैसे मान लो आपने क्या किया
कि सर इसे ना एक बार 5400 कैलकुलेटर में शो करके बताओ कि जैसे मल्टीप्लाई कैसे करते लगाता हूँ। शो ऐसे कैसे होगा, दिखेगा नहीं, मैं आपको बता सर रहा हूँ। ऐसे ही बता दो। हाँ 5400 है, उसको डिवाइड करो, रेशो का टोटल कितना था 1500। 1500, तो आप और इक्वल टू दबा दो एक बार, हाँ 3.6। 3.6 आ गया आपके कैलकुलेटर पर। हाँ हाँ सर। अब क्या करना है देखो, अब इंटू कर दो 600 और इक्वल टू दबा दो, कितना आया 2160। 2160। 2160। अब 400 लिखो और इक्वल टू दबा दो, कुछ नहीं करना, बस 400 लिखो और इक्वल टू दबा दो, कोई इंटू नहीं, कुछ अच्छा नहीं, क्योंकि आपने 3.6 को और इंटू को एक बार लिख चुके हो आप अपने कैलकुलेटर पर। हाँ आ गया 1440। हाँ तो सर आ गया। मल्टीप्लाई क्यों नहीं दबाया? मल्टीप्लाई नहीं दबाना होता, वो मेमोरी में चला जाता है, जो चीज कॉमन होती है उसको मैं एक साथ एक बार लिखूंगा तो वो चलती रहेगी। अच्छा। आ गया सब। अब कैलकुलेटर पर 300 लिखो और इक्वल टू दबा दो, अब 150 लिखो, इक्वल टू दबा दो। तो कॉमन फैक्टर को एक बार निकाल लोगे ना तो ये रेशो के काम में आसानी हो जाती है बांटने में, आपको हाँ सर। बार बार नहीं करना पड़ेगा आपको। चलिए अब इनका टोटल लगा दो, कितना कितना आ रहा है। 11350, हाँ 8505। 8505, 6825, 2910, 1610। ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया, जिसमें हमने हर डिवीजन में प्राइमरी अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कर दिया।